फूड प्रिजर्वेशन। अब सबसे पहले फूड 3 टाइप के होते हैं, पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल फूड। पेरिशेबल जिसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है 80 to 90%, सेमी पेरिशेबल जिसमें थोड़ा कम होता है यानी 30 to 70%, नॉन पेरिशेबल जिसमें 5 to 20% यानी सबसे कम मॉइस्चर होता है। पेरिशेबल जैसे कि फ़िश, मीट और मिल्क, सेमी पेरिशेबल जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और नॉन पेरिशेबल जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स। अब पीएच स्केल के अकॉर्डिंग जिसकी भी वैल्यू 1 से 2 आती है वो हाईली एसिडिक होता है, जिसकी 3 से 4 वो मीडियम एसिडिक और जिसकी 5 से 6 वो लो एसिडिक होता है, और जो 7 होता है वो नॉन एसिडिक, और जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब फूड प्रिजर्वेशन एक साइंस है जो कि डील करती है उन मेथड्स से जो कि फूड का स्पॉइलेज या डिके को प्रिवेंट करते हैं, हैंस उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस क्या होंगे? पहला, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना। दूसरा, ऑफ सीजन में भी फूड की अवेलेबिलिटी। तीसरा, न्यू प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट जैसे कि मिल्क से मिल्क पाउडर का बनना। बेटर और इजी ट्रांसपोर्टेशन फूड का। पांचवा, एनहेंसमेंट ऑफ अपीयरेंस यानी कि फूड है वो ज़्यादा अच्छा दिखने लगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? जब फूड लॉस को हम फॉलो ना करें तो फूड का प्रॉपर कंसंट्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है और वो हमें नुकसान कर सकता है। दूसरा, एलर्जी हो सकती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो भी केमिकल ऐड किए गए हैं उसकी वजह से। तीसरा, एक्सेसिव इंटेक यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए तो भी वो हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड तो हमने उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड करा है उसको प्रिजर्व करने के लिए। अब फूड स्पॉइलेज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमारा रॉ मटेरियल साफ़ हो और उनको एक क्लीन इन्वायरमेंट में हैंडल किया जाए ताकि माइक्रोबियल स्पॉइलेज को हम अवॉइड कर सकें। इक्विपमेंट को हमेशा साफ़ करें उसको यूज़ करने के पहले। तीसरा, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारी कैंस और बॉटल्स हैं उसमें एक अच्छी वैक्यूम हो। चौथा, सीलिंग के बाद जो कैंस हैं उनको इस तरह से कूल किया जाए कि वो वार्म इनफ टू ड्राई हो बट इतने गर्म भी ना हो कि स्टैक बर्निंग हो जाए। डर्टी और कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ अवॉइड किया जाए और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ड्राई और कूल वेंटिलेटेड रूम में स्टोर किया जाए ताकि टेम्परेचर हाई ना हो वहाँ का। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट, प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो कि एक्सटर्नल होता है। इसमें पहला क्या है? कीपिंग आउट ऑफ अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड, कि एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने नहीं देना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसेप्सिस। सेकेंड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर ऑलरेडी आ गया उसको रिमूव करना बाय फिल्ट्रेशन। थर्ड, अब जो अंदर आ गया और रिमूव भी नहीं हो पा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टॉप करना यानी हिंडर करना बाय द प्रोसेस ऑफ लो टेम्परेचर ड्राइंग एनरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करना या केमिकल या एंटीबायोटिक्स को ऐड करना। चौथा, लास्ट ऑप्शन है उसको किल करने का बाय हाई टेम्परेचर एंड रेडिएशन। सेकेंड, प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, ये इंटरनल होता है। पहला, फूड के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन या इनएक्टिवेशन ब्लांचिंग के थ्रू। दूसरा, केमिकल रिएक्शन का प्रिवेंशन करना या उसको और डिले कर देना बाय यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड मैकेनिकल कॉजेस। इसको प्रिवेंट करने के लिए पहला ऑप्शन है एसेप्सिस, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन यानी कीपिंग आउट ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, कवरिंग लाइक शेल्स ऑफ एग्स, नट्स, skins of fruit and vegetables. Second method is prevention by high temperature. Now there are 15 methods of preservation by asepsis, sugar, salt, acid, oil and spices, fermentation, high temperature, low temperature, drying, chemical preservation, wood smoke, filtration, carbonation, radiation and antibiotics. अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं? नंबर 1, फर्मेंटेशन की वजह से। नंबर 2, जो फूड के अंदर के एंजाइम्स होते हैं वो खुद ही रिएक्ट कर जाते हैं और उसके कलर और फ्लेवर को चेंज कर देते हैं, और जो केमिकल्स फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके जूस और पल्प में वो भी उसके टेस्ट और अरोमा को चेंज कर देते हैं। तीसरा, एयर के कांटेक्ट में आने से भी उसमें जो ग्लाइकोसिडिक मटेरियल होते हैं वो बिटर हो जाते हैं
जैसे कि स्वीट लाइम और ऑरेंज में, और मेटल इक्विपमेंट की टच में रहेंगे तो भी उसका टेस्ट और अरोमा अफेक्ट होता है। फिर आता है प्रिवेंशन बाय शुगर। तो जो शुगर सॉल्यूशन होते हैं उनको सिरप्स बोलते हैं। तो जिन सिरप्स में 66% से ज़्यादा शुगर होती है वो फर्मेंट नहीं होते, और ड्राई शुगर भी फर्मेंट नहीं होती। अब शुगर क्या करती है, वो एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि जिसमें वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाटर चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये वाला मेथड मोस्टली फूड जैम्स और जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइम बोलते हैं। हम 15 to 25% सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जो सॉल्ट सॉल्यूशन जिसे ब्राइम कहते हैं वो कैनिंग और पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल्स के लिए भी काम आता है। अब सॉल्ट का प्रिजर्वेशन वर्क कैसे करता है? पहले हम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बना देते हैं जिससे कि माइक्रोबियल सेल्स जो हैं वो वाटर को लूज़ कर देंगे। दूसरा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वाटर को बाहर निकाल देता है और मॉइस्चर को लॉक कर देता है फूड में, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ फिर से ना हो पाए। तीसरा, प्रोड्यूसिंग हार्मफुल क्लोराइड आयंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं। चौथा, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी, ताकि जो ऑक्सीजन है वो ईजिली डिज़ोल्व ना हो पाए वाटर में। पांचवा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इंटरफेयर करता है ताकि कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन ना हो पाए। इनहिबिट करता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और डिस्कलरेशन को, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड स्पाइसेस। ऑयल की एक लेयर ऐड किया जाता है फूड के सरफेस पे ताकि एनारोबिक कंडीशन बन जाए, और वो प्रिवेंट करती हैं मोल्ड और ईस्ट के ग्रोथ को। एग्जाम्पल में ले सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, जिसमें स्पाइसेस ऐड होते हैं जैसे कि टर्मरिक, पेपर एक्सेट्रा, जो उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। एनारोबिक कंडीशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही एंजाइमेटिक रिएक्शन कम होंगे। लो टेम्परेचर भी 3 मेथड्स में डिवाइडेड है: सेलर स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन या चिलिंग, और फ्रीजिंग। सेलर स्टोरेज 15 डिग्री सेल्सियस पे होता है, रेफ्रिजरेशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, फ्रीजिंग -18 to -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कलर, फ्लेवर, टेक्सचर और टेस्ट। फ्रीजिंग 5 टाइप्स की होती है: स्लो शार्प फ्रीजिंग, क्विक फ्रीजिंग, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग एंड हाइड्रो फ्रीजिंग। सेलर स्टोरेज में अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जब विलेजेस में सरप्लस फूड यानी एक्स्ट्रा फूड होता है तो वो उसको जो ग्राउंड है उसके अंदर अंडरग्राउंड रूम्स में स्टोर करते हैं, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा कम तो नहीं होता पर बाहर से थोड़ा कम रहता है, और वो स्लो डाउन कर देता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को। एग्जाम्पल पोटैटोज, अनियंस एक्सेट्रा। फिर आता है रेफ्रिजरेशन और चिलिंग, जो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जो कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन या आइस के थ्रू होता है, और इसमें दिन तक, हफ्तों तक खाना रखा जा सकता है। इसका बेस्ट टेम्परेचर होता है 0 से थोड़ा ज़्यादा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इसको अफेक्ट कर सकता है। अब आए फ्रीजिंग। सबसे हार्मलेस मेथड है, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। अब फ्रीजिंग होती है 5 टाइप की। स्लो शार्प फ्रीजिंग। स्लो शार्प फ्रीजिंग 1861 में की जाती थी। इसमें कोल्ड एयर और फैंस का यूज़ किया जाता था, और टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस से -29 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। टाइम इसमें 3 to 72 आवर्स लगता है, और इसमें लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। टेक्सचर डैमेज होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, और लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है क्विक फ्रीजिंग के कंपैरिजन में। क्विक फ्रीजिंग पेरिशेबल फूड्स की होती है। इसमें टेम्परेचर 0 से -4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। टाइम 30 मिनट का लगता है। स्मॉल आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। 3 सब पार्ट हैं: बाय डायरेक्ट इमर्शन कूलिंग मीडियम, बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ रेफ्रिजरेंट ऑफ कूलिंग मीडियम, एंड बाय एयर ब्लास्ट फ्रीज। आइस क्रिस्टल्स छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि उसके वाटर ड्रॉपलेट को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो कहीं मूव करके कहीं और बॉन्डिंग बना सके, तो वहीं के वहीं फ्रीज हो जाती है।
वही स्टोर स्लैब फ्रीजिंग में ऐसा नहीं हो पाता है। डायरेक्ट इमर्शन में उसको एक ब्राइम सॉल्यूशन में या शुगर सिरप में डाल देंगे, जो कि एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन की ही बनती है, जिसमें 4 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं फर्स्ट आइस या फ्री वाटर, जब स्टार्ट होता है फ्रीज होना। डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। एडवांटेजेस क्या हो गया अब इसके? एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा लेस टाइम टेकिंग है। डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसकी मेंटेनेंस मुश्किल है, इसका डेफिनेट कंसंट्रेशन बनाना स्किल्ड पर्सन का ही काम करना पड़ेगा, और दूसरा कि ब्राइम सॉल्यूशन को हम फ्रूट्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते और शुगर सॉल्यूशन को हम वेजिटेबल्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब आता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऊपर नीचे प्लेट लगा दी, बीच में प्रोडक्ट रख दिया, वो कूल हो जाएगा उसके कॉन्टैक्ट से। एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग। एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग में टेम्परेचर होता है -34 और इसमें 2 टाइप होते हैं। एक होता है बेड पे रख के और दूसरा होता है प्लेट पे रख के। बेड पे रख के कॉन्वेयर बेल्ट्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को एक बेल्ट टाइप के पे बहुत इवनली उसका बेड एक लेयर बना के उसको स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो जल्दी से कूल डाउन हो जाए। ये वाइब्रेट भी करता रहता है ताकि वो सारे हिस्से में कूल डाउन हो जाए। फिर प्लेट फ्रीजिंग, उसमें भी 2 प्लेट लगा देंगे, बीच में प्रोडक्ट रख देंगे और प्रोडक्ट थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए, ग्रैन्यूल्स वाले, ग्रैन्यूल से थोड़े बड़े होने चाहिए। फिर आती है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। टेम्परेचर -60 डिग्री या उसके भी नीचे होना चाहिए। ये एक्सपेंसिव है और इसमें लिक्विड्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -176 डिग्री सेल्सियस और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 79। यही गैसेस क्यों यूज़ की जाती हैं? क्योंकि ये इनर्ट गैसेस हैं, यानी ये रिएक्ट नहीं करती, कलरलेस हैं, टेस्टलेस हैं, ओडरलेस हैं और ऑक्सीडाइज भी नहीं होती हैं। जो सेंसिटिव और स्पेशल फूड्स होते हैं वही इस मेथड में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि एकदम इंस्टेंट फ्रीजिंग देता है, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। फिर आता है फ्रीज ड्राइंग और हाइड्रो फ्रीजिंग। ये दोनों ही मेथड्स टाइम टेकिंग और कॉस्टली हैं। फ्रीज ड्राइंग में पहले फ्रीज करेंगे ताकि उसके क्रिस्टल्स बन जाए, फिर उसको ड्राई करेंगे वैक्यूम ड्रायर से। क्रिस्टल्स मेल्ट नहीं होते, इसमें डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके सब्लिमेशन हो जाता है उनका। अब आता है हाइड्रो फ्रीजिंग। उसमें प्रोडक्ट को पहले ड्राई करा जाता है ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए, फिर उसको पार्शियली ड्राई प्रोडक्ट को फिर फ्रीज किया जाता है। रैंडम फैक्ट्स जो हमको पता होने चाहिए फ्रीजिंग के बारे में कि फ्रोज़न प्रोडक्ट्स को -5 डिग्री पे सेल्सियस पे रखा जाएगा। कुछ एंजाइम्स, सम एंजाइम जो वेजिटेबल के अंदर होते हैं वो फ्रीजिंग से अनअफेक्टेड रहते हैं, तो उनको ब्लैंचिंग भी की जाती है। प्योर फ्रूट जूस जो होते हैं उनकी फ्रीजिंग करते हैं ताकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंटेन रहें ज़्यादा टाइम तक, जैसे फ्लेवर हो गया, ओडर हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब। उसका प्रोसेस क्या है? पहले उसका एरेटेड होते हैं पहले वो, फिर उसमें वैक्यूम N2 गैस फिल की जाती है, फिर उसको सील कर दिया जाता है। टेम्परेचर -12 टू -17 डिग्री सेल्सियस। प्रिजर्वेशन बाय फिल्ट्रेशन। पहले तो ऑर्डिनरी फिल्टर्स यूज़ करेंगे या सेटलिंग का मेथड यूज़ करेंगे, फिर स्पेशल जर्म प्रूफ फिल्टर्स को यूज़ करेंगे जो कि यीस्ट और बैक्टीरिया को हटा देगा। ये मोस्टली यूएस में यूज़ होता है, इंडिया में नहीं होता क्योंकि ये कॉस्टली है और ये एप्पल और ग्रेप जूसेस को प्रिजर्व कर लेगा। प्रिजर्वेशन बाय कार्बोनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिक्विड बेवरेजेस में 1 to 8 ग्राम पर लीटर ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? टैंगी टेस्ट देता है, बबल देता है, फ्लेवर को इन्हेंस करता है, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ऑक्सीजन चली गई। एनारोबिक कंडीशंस हैं जिससे कि एयर रिमूव हो गई, तो एस्कॉर्बिक एसिड के थ्रू ब्राउनिंग प्रिवेंट हो गई। अब आता है क्वालिटी इन्हेंसमेंट करने के लिए 0.005% सोडियम बेंजोएट को हम ऐड करते हैं। अगर हमने हाई कार्बोनेशन कर दी किसी भी प्रोडक्ट की तो उसका फ्लेवर ख़राब हो सकता है। अब आता है प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग। ड्राइंग 2 तरह से होती है, नेचुरल और मैकेनिकल। नेचुरल यानी सन ड्राइंग और मैकेनिकल यानी डिहाइड्रेशन। नेचुरल काफ़ी पॉपुलर और ओल्ड भी है, और डिहाइड्रेशन में क्या होता है? जूसेस को हम पहले पाउडर के फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल हीट रहती है, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो भी कंट्रोल हो जाएगा।
जूस को पाउडर के फॉर्म में ऐसे करते हैं कि पहले जूस को एक मिस्ट के फॉर्म में हम स्प्रेड करते हैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे काफ़ी वार्म एयर हो, और वहाँ पे वो जो मिस्ट है वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे गिर जाता है और उसी को हम स्टोर कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि फूड जो है वो माइक्रोबियल स्पॉयलेज से बचा रहेगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत कम हो जाएगा। शेल्फ लाइफ सालों तक बढ़ाई जा सकती है, कोई एंजाइमेटिक चेंज नहीं होंगे। नेचुरल ड्राइंग तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और डिहाइड्रेशन में तो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बन रहा है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं उसके बीच में, मैकेनिकल ड्राइंग एक्सपेंसिव हो सकती है, प्रोडक्ट की शेप अनइवन होगी। नेचुरल ड्राइंग में हम कंट्रोल नहीं कर सकते टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर का फ्लो। अब आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स। फूड इज प्रिजर्व्ड बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। इसमें 14% अल्कोहल, 2% एसिटिक एसिड यूज होगा इसको यीस्ट से बचाने के लिए फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेड ड्रिंक्स कौन सी हो गई, वाइन, बियर, विनेगर, पिकल। अब आते हैं प्रिजर्वेशन बाय एसिड्स। हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना फूड में स्पॉइलेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, लोअरिंग ऑफ प्रोटीन कंटेंट ऑफ सम सिट्रस फ्रूट बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन, और दूसरा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। सिट्रस एसिड सिट्रस फ्रूट में रहती, एसिटिक एसिड विनेगर में रहती है, पिकल केचप, और लैक्टिक एसिड भी आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है कुछ वेजिटेबल्स के। लैब में हम 8 से 10% जब सॉल्ट डालेंगे फर्मेंटेशन के लिए तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ के लिए 15% भी होता है। अब आता है प्रिवेंशन बाय वुड स्मोक। वुड स्मोक के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है जो कि स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है, जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी ग्रोथ का और बैक्टीरिया एंड मोल्ड, और ओडर्स को भी न्यूट्रलाइज कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें वो रह ना पाए। प्रिवेंशन बाय इरेडिएशन। आयोनिक रेज जैसे कि गामा रेज को यूज़ किया जाता है इसमें, और जो इससे फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इरेडिएटेड फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ये जो गामा रेज होती हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स होती हैं ये जाकर के कोलिजन करती हैं फूड पार्टिकल्स पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो कि आयंस और फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं फूड के अंदर वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और हमें 1 mRed डोज अलाउ किया गया है, मतलब परमिट किया गया है बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। प्रिवेंशन बाय केमिकल्स। तो जो प्रिजर्वेटिव हैं वो किस तरह से एक्शन करके किसी भी एंजाइम को हमारे फूड को ख़राब करने से रोकते हैं, और वो कैसे रोकते हैं। तो पहला कि वो इंटरफेयर करते हैं उनके सेल डिवीज़न से ताकि वो उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ पाए, और दूसरा वो डिपेंड करता है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस टाइप की चीज़ को अपने सेल के अंदर परमिट कर रही है उस पर। ब्रिटिश फूड एंड ड्रग एक्ट 1928 में हुआ था, और उसमें प्रिजर्वेटिव की एक डिफ़ाइन दी गई थी कि एनी सब्सटेंस विच इज़ केपेबल ऑफ इनहिबिटिंग, रिटार्डिंग और अरेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एसिडिफिकेशन और decomposition of food, but it does not include class 1, but it does include class 2. क्लास 1 में वो आते हैं जो कि नेचुरली रहते हैं, क्लास 2 में वो आते हैं जो आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे नेचुरली अवेलेबल में आते हैं सॉल्ट, शुगर, एसिटिक एसिड, ऑयल्स, अल्कोहल, पोटेशियम नाइट्रेट, विनेगर एंड स्पाइसेस। क्लास 2 में आते हैं बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, एस्कॉर्बिक एसिड एक्सेट्रा। FPO ने सिर्फ 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को परमिट किया था, जो है सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड ये यीस्ट, मोल्ड और बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन सबसे कम यीस्ट के अगेंस्ट।
इसको सॉल्ट के फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं ताकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है तो सिर्फ ऊपर फ्लोट ना हो, ये पूरे मिक्स हो जाए और उस चीज़ को मतलब उस फूड के सब्सटेंस को प्रिजर्व कर सके। ये एंटीऑक्सीडेंट और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को रोक सकता है जैसे कि डिस्कलरेशन, ब्राउनिंग, और रिटेंशन में हेल्प करता है एस्कॉर्बिक एसिड की, कैरोटीन की और अदर ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड्स की। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सोर्स होता है सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्टेबलाइज करता है फ्रूट जूसेस को। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और काफ़ी स्टेबल है न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में। वीक एसिड से डिकम्पोज हो जाता है। एसिडिक जूसेस के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम सॉल्ट और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। मोल्ड और बैक्टीरिया के केसेस में ये सोडियम बेंजोएट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब ज़्यादा प्रिजर्वेशन वाइज इफ़ेक्टिव है। इसका पीएच इफ़ेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। एडवांटेजेस, तो ये बेटर प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट से बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के अगेंस्ट। ये पाउडर फॉर्म में रहता है, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं हम ताकि ये पूरे हमारे फूड को प्रिजर्व कर सके। लॉन्गर कलर रिटेंशन कंपेयर टू सोडियम बेंजोएट, मतलब इसका कलर ज़्यादा टाइम तक रहता है और ख़त्म नहीं होता है। और क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है ओरिजिनली, तो ये सरफेस लेयर को तो प्रिजर्व कर ही देता है और ये हाईली सॉल्युबल होता है और बेटर मिक्सिंग और प्रिजर्वेशन के काम आता है। इसका जो एक्सेस रहता है वो हीटिंग, वैक्यूम या एरेशन से रिमूव हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर सोडियम डाइऑक्साइड ज़्यादा ऐड हो गया है तो उसको ईजीली हम रिमूव कर सकते हैं बाय 71 डिग्री सेल्सियस हीट देकर एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड को या एयर को रिमूव किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे कि नेचुरली कलर जूसेस के लिए अनसूटेबल होगा क्योंकि इसमें ब्लीचिंग एजेंट है तो उसका कलर फेड हो जाएगा। टिन कंटेनर्स के लिए इनकम्पैटिबल है क्योंकि जंग लग जाएगी और अनडिज़ायरेबल ओडर्स यानी बदबू आएगी। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स में मतलब बेवरेजेस में स्लाइट टेस्ट और ओडर आएगा इसका, जो कि मैनेजेबल है अगर उसे डाइल्यूट करते हैं। बेंजोइक एसिड सॉल्युबिलिटी, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर में, जो कि है 1 होल में से अगर लेंगे तो 0.34 पार्ट ही सिर्फ इसका सॉल्युबल रहता है। लेकिन सोडियम, इसकी जगह पे हम सोडियम बेंजोएट को यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल रहता है, यानी 1.8 पार्ट्स इसके सॉल्युबल रहते हैं, मतलब ज़्यादा सॉल्युबल है। एक्शन, ये ईस्ट के अगेंस्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है मोल्ड्स के कंपैरिजन में और इसका एक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो और एसिड प्रेजेंट हो। यूसेज इसका डिपेंड करता है प्रोडक्ट की एसिडिटी पे और रेगुलेशंस के भी अलग अलग एफपीओ ने परमिट किए हैं, वो नेक्स्ट पेज पे है। बैंड केमिकल्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, हेलोजनेटेड एसिडिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। रीसेंट ट्रायल्स में अभी चल रहे हैं स्कॉर्बिक एसिड, ट्रायोसिक एसिड। प्रिजर्वेशन बाय एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको प्रोड्यूस करते हैं और उनके जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि जर्म्स को वो किल कर सकते हैं। वो फूड और वेजिटेबल और उसके प्रोडक्ट्स को भी प्रिजर्व करने के अब काम आते हैं। निसिन, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। ये नॉन टॉक्सिक है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है और ये कैनिंग मशरूम्स, टोमेटो और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए मोस्टली काम आता है। ये स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सप्रेस करता है, मतलब कम करता है। सप्टिलिन, सप्टिलिन एक पर्टिकुलर स्ट्रेन होता है बैसिलस सप्टिलिस के अंदर, उससे मिलता है और ये एस्परागस, कॉर्न और पीस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। ये इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स के। ग्राम पॉजिटिव कौन होते हैं? जो ब्लू या पर्पल टर्न होते हैं ग्राम स्टेनिंग लैब टेस्ट में,
और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, जो पिंक और रेड टर्न होते हैं, ग्राम स्टेइंग लैब। स्पॉइलेज को रिड्यूस करने के लिए हम जो थर्मल प्रोसेसेस करते हैं उसको ये भी कम करता है, मतलब उनको करने की अब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पायरामाइसिन एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है जो कि फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस को ट्रीट करने के लिए होती है और ये फंगाई के ग्रोथ को कम करती है चीज़ और सॉस में। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स हम सिर्फ उन फूड्स में यूज़ कर सकते हैं जो हम पका के खाते हैं, ताकि एंटीबायोटिक्स का जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है वो हीट की वजह से उससे ख़त्म हो जाए। अब आता है प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर। ये 4 तरीके से हो सकता है, पैस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, ब्लांचिंग और कैनिंग। अब जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतने ही आसानी से वो इनएक्टिवेट कर देगा एंजाइम्स को जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। पैस्चराइजेशन में हम बिलो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं और स्टरलाइजेशन में 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का। ब्लांचिंग में हम पहले अपने फूड प्रोडक्ट को पहले बॉयल और स्टीम करते हैं, फिर उसको जल्दी से कूल करके उसको सुखा देते हैं, मतलब नॉर्मली। कैनिंग के तो नाम से पता चल रहा है कैन की बात हो रही है, तो सीलिंग कर देते हैं एयरटाइट कंटेनर्स में और उसमें जो बैक्टीरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। पैस्चराइजेशन के 3 पार्ट हैं, बॉटल और होल्डिंग पैस्चराइजेशन, ओवरफ्लो मेथड और फ्लैश पैस्चराइजेशन। ब्लांचिंग के एडवांटेजेस। इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, 99% एंजाइम्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कोई डिस्कलरेशन यानी फेड नहीं होता कलर, क्योंकि जो एंजाइम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्कलरेशन का, वो इस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। कलर फिक्सेशन यानी कलर इन्हांस हो जाता है पीज और स्पिनच जैसे वेजिटेबल्स का। गैसेस रिलीज हो जाती है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेग्यूम सेफोनिन को लूज़ कर देते हैं जो बिटरनेस यानी करवाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ब्लांचिंग के थ्रू फिर करवाहट नहीं रह जाती है। श्रिंकेज हो जाता है लीफी वेजिटेबल्स का, मतलब वो सिकुड़ जाते हैं जिससे उनकी पैकिंग आसान हो जाती है। डिसएडवांटेजेस। सेकेंड, उसको अगर इमीडिएट कूलिंग ना दी जाए तो भी ओवर ब्लांचिंग हो जाएगी, जिससे सेम चीज़ों के लीचिंग, न्यूट्रिशनल, कलर, टेक्सचर, फ्लेवर के लॉस हो जाएगा। पैस्चराइजेशन, ये लुइस पैस्चर के नाम से आता है क्योंकि उन्होंने इसको इन्वेंट करा था। इसमें हम हीट करते हैं फूड को बॉइलिंग टेम्परेचर पे या उससे थोड़े से कम पे ही एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ताकि जो स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं। पैस्चराइजेशन से स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया किल नहीं होते, जैसे कि बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस मेसेंटेरिकस। मोल्ड स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए 79 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा 5 से 10 मिनट के लिए। ईस्ट और एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए 66 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जैसे वाटर जूस में मिलते हैं उसके लिए 88 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, और बाकी टेबल में है। पैस्चराइजेशन 2 तरीके से हो सकती है, एक उसको लो टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम के लिए हीट करें, एक उसको हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट टाइम के लिए हीट करें, यानी HTST मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। पैस्चराइजेशन के भी 3 मेथड्स होते हैं, बॉटल और होल्डिंग पैस्चराइजेशन, ओवरफ्लो मेथड और फ्लैश पैस्चराइजेशन। बॉटल होल्डिंग मेथड घर पे भी लोग यूज़ करते हैं, उसमें जूस को पहले स्ट्रेन करेंगे, बॉटल में भरेंगे, थोड़ा सा हेड स्पेस छोड़ेंगे, सील कर देंगे और फिर उसको पैस्चराइज करा जाएगा। ओवरफ्लो मेथड में जूस को पैस्चराइजेशन टेम्परेचर यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस उसके पैस्चराइजेशन टेम्परेचर में प्लस 2.5 डिग्री सेल्सियस और ऐड करके उतने टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाएगा। फिर उसको स्टराइज बॉटल में, यानी कि जो बॉटल जम फ्री है उन बॉटल में फिल किया जाएगा, और ये ध्यान रखा जाएगा कि उसका टेम्परेचर ड्रॉप ना हो, उतना ही रहे। फिर सीलिंग के टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो उसके पैस्चराइजेशन टेम्परेचर से। ये मिनिमाइज करता है एयर का इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। फ्लैश पैस्चराइजेशन, इसमें हम प्रोडक्ट को 5.5 डिग्री सेल्सियस अबव पैस्चराइजेशन टेम्परेचर पे 1 मिनट के लिए हीट करते हैं। ये कैनिंग के लिए काम आता है ऑफ ऑरेंज जूस, ग्रेप जूस एंड एप्पल जूसेस। इसके एडवांटेजेस होते हैं फ्लेवर का कम से कम लॉस होना, विटामिन अनटच रहते हैं, मतलब विटामिन का भी कोई लॉस नहीं होता,
टेम्परेचर और स्पेस एफिशिएंट है। क्लाउडीनेस एक जैसी रहती है, यूनिफॉर्म क्लाउडीनेस। स्टेराइजेशन वर्ड का ही मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। हीट स्टेराइजेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ये प्रोटीन्स और विटामिन दोनों को ही अफेक्ट करता है। स्टेराइजेशन के लिए फ्रूट और पोटैटो प्रोडक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए हीट करे जाते हैं। नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स जैसे कि ग्रीन पी ये हीट किए जाते हैं 116 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 90 मिनट्स तक, और एम्प्टी कैन और बॉटल्स हीट किए जाते हैं अप्रॉक्स 30 मिनट्स तक। इसके इक्विपमेंट्स हो सकते हैं स्टीम प्रेशर स्टेराइजेशन फॉर अबव 100 डिग्री सेल्सियस या प्रेशर कुकर्स और ऑटोक्लेव। अब डिफरेंस बिटवीन पेस्चराइजेशन एंड स्टेराइजेशन। पेस्चराइजेशन में पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, स्टेराइजेशन में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। पेस्चराइजेशन में हम बिलो 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और स्टेराइजेशन में हम अबव 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। पेस्चराइजेशन में हम फूड का करते हैं और स्टेराइजेशन हम वेजिटेबल्स का करते हैं। एसेप्टिक कैनिंग इज अ शॉर्ट टाइम हाई स्टेराइजेशन प्रोसेस। कैनिंग को निकोलस अपर्ट ने इन्वेंट करा था 1804 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। पीटर ड्यूरेन गॉट द पेटेंट ऑफ टिन कंटेनर इन 1810। कैन्स दो टाइप के होते हैं, ग्लास के और एक टिन के। ग्लास वाले एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन पोर्टेबल नहीं होते, उनमें पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो विजिबल होते हैं, मतलब हम आर पार देख सकते हैं कि हमारा फूड ख़राब हुआ है कि नहीं, और वो रीयूजेबल होते हैं। लेकिन टिन कैन्स एक्सपेंसिव नहीं होते हैं लेकिन पोर्टेबल होते हैं, उसमें पॉलिशिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कोरोजन हो सकता है और ब्लैक आयरन सल्फाइड के स्टेन्स भी आ सकते हैं। अब एसेप्टिक कैनिंग के स्टेप, पहले प्रोडक्ट की स्टेराइजेशन की जाएगी थ्रू क्विक हीटिंग, होल्डिंग और कूलिंग। फिर कंटेनर और जो उसके कवर है उसको सुपर हीटेड स्टीम में डाला जाएगा ताकि उसकी भी स्टेराइजेशन हो जाए। फिर फिलिंग की जाएगी उस कूल प्रोडक्ट को स्टेराइज कंटेनर्स में, फिर उन्हीं कंटेनर्स को सील किया जाएगा बाय स्टेराइल कवर। अब लैकरिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है पॉलिशिंग का। लैकर एक गोल्ड कलर का एनामल होता है जो ऐड किया जाता है दोनों में। दो तरीके का होता है, एक एसिड रेजिस्टेंट, दूसरा सल्फर रेजिस्टेंट, AR एंड SR। एसिड रेजिस्टेंस हम फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं और सल्फर रेजिस्टेंस हम वेजिटेबल्स के लिए। फ्रूट्स के एग्जाम्पल हो गए रेस्पबेरी, रेड प्लम एंड स्ट्रॉबेरी, और वेजिटेबल्स के हो गए पीज एंड कॉर्न। अब क्विक हीटिंग और क्विक कूलिंग की फर्दर डिटेल्स। क्विक हीटिंग करी जाती है स्टीम के थ्रू। इसमें एक इनर और आउटर ट्यूब होते हैं जिसके अंदर रोटेटिंग शाफ्ट और म्यूटेटर रहते हैं, म्यूटेटर ब्लेड्स, जो उसको बर्न नहीं होने देते। ये मोस्टली प्लेट टाइप और ट्यूबुलर शेप्ड की होती है। इसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दिया जाता है 1-2 सेकंड के लिए, जैसे कि 149 डिग्री सेल्सियस। क्विक कूलिंग होती है रेफ्रिजरेंट्स के थ्रू। इसमें भी सेम प्लेट टाइप ट्यूबुलर स्क्रेप्ड सरफेस रहता है। हॉट पैक और हॉट फिल, इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले से स्टेराइज फूड है उसको हम क्लीन कंटेनर्स में डालते हैं जो अभी स्टेराइज नहीं किए गए हैं, और उसको कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं। फिर उसकी कूलिंग और सीलिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया कंटेनर्स में होते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि वो फूड स्टेराइज था उसकी वजह से। The heat from the freshly made hot food along with the time it sits in the closed container before cooling ensures that any potential harmful microorganisms are killed. This makes the container safe for storage. अब पूरा प्रोसेस देखेंगे सिलेक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल से उसके स्टोरेज तक। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ओवर राइप ना हो, अनराइप ना हो, उसमें कोई कट्स ना हो जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सके, और वो फुली मैच्योर हो। फिर ग्रेडिंग करेंगे उसकी शेप, साइज़ और कलर के बेस पे। ग्रेडिंग क्यों की जाती है, ताकि एक यूनिफॉर्म टेक्सचर आए हमारे प्रोडक्ट का, और उसमें मशीन्स यूज़ करते हैं जैसे कि स्क्रू ग्रेडर, रोलर ग्रेडर या फिर मैनुअली हाथ से। फिर आता है वॉशिंग। वॉशिंग करते हैं 3 मेथड्स होते हैं, सोकिंग, स्टीम और स्प्रे। सोकिंग मतलब डोब के रखना, तो हम सोकिंग में उसको एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में या फिर क्लोरीन वाटर में सोक करते हैं, जो कि है 20 to 50 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन में। बाकी 2 मेथड्स होते हैं, एक स्टीम देना या फिर स्प्रे करना। फिर आता है पीलिंग। पीलिंग मतलब रिमूवल ऑफ आउटर स्किन, आउटर कवरिंग जो होती है उसको रिमूव करना। पैक्टिंग नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि एक्ट करता है गम जैसे बिटवीन द फ्लैश और पल्प ऑफ आर फ्रूट और वेजिटेबल एंड द पील। पीलिंग भी 5 तरीके से होती है। पहला हाथ से,
जो इरेगुलर शेप्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको हमें हाथ से करना पड़ता है, एग्जाम्पल मैंगो। दूसरा स्टीम से, जैसे कि पोटैटो और टोमेटो को स्टीम से किया जा सकता है। तीसरा मैकेनिकल यानी मशीन्स को यूज़ करके, जैसे कि एप्पल, पीचेस, रूट वेजीज, एग्जाम्पल कैरेट। चौथा लाई, इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स को पहले पानी में डिप किया जाता है, जिसमें ऐड करते हैं 1 से 2% कास्टिक सोडा 30 सेकेंड से 2 मिनट तक, उसका डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट लिया है। फिर उसको डिप करते हैं फिर से पानी में, या फिर 0.5% सिट्रिक एसिड में, ताकि हमने जो एल्कलाई में उसको पहले डिप करा था उसका सारा ट्रेस ख़त्म हो जाए। फिर पांचवा मेथड होता है फ्लेम के थ्रू, उसमें हम बर्न कर देते हैं पील को, जैसे कि अनियन और गार्लिक में हम उसके चिक्कल को बर्न कर सकते हैं उसको पील करने के लिए। फिर आता है कटिंग का मेथड, जिसमें सीड और उसके कोर को अलग अलग कर दिया जाता है और उसको रिक्वायर्ड साइज़ में चॉप कर दिया जाता है। फिर आता है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग को प्री कुकिंग, प्री प्रोसेसिंग और स्काल्डिंग भी बोलते हैं। ये हमेशा वेजिटेबल्स में होता है। इसमें हम पहले एक बीकर में पानी लेंगे, फिर उसको हीट करेंगे 80 to 90% इन लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में। फिर उसको गर्म पानी में डोबेंगे 2 से 5 मिनट तक। फिर हाल के हाल निकाल के उसको आइस वाटर में रख देंगे कूलिंग के लिए, और फिर उसको टॉवल या ट्रे में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। फिर आता है फिलिंग। कैन्स में फूड प्रोडक्ट को फिल करने से पहले उसको वॉश और स्टराइज किया जाता है। उसमें ब्राइम सॉल्यूशन और शुगर सिरप ऐड की जाती है। ब्राइम सॉल्यूशन वेजिटेबल्स के लिए 1 से 3% और शुगर सिरप फ्रूट्स के लिए 20 to 55%। सिट्रिक एसिड भी ऐड करते हैं उसको प्रिजर्व और इन्हांस करने के लिए, उसके फ्लेवर को भी इन्हांस करता है। और फिलिंग के टाइम पे हमेशा हेड स्पेस छोड़ते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर, ताकि जब हीट हो हमारा सॉल्यूशन तो वेपर के लिए थोड़ी सी जगह बचे। फिर आता है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग में हम एयर को रिमूव करते हैं और पहले हमारे प्रोडक्ट पे पार्शियल सीमिंग हो जाती है। सीमिंग मतलब उसको सील किया जाता है, एक तरह से सिलाई, उसको क्लिंचिंग बोलते हैं पार्शियल सीमिंग को। 2 मेथड होते हैं, एक हॉट वाटर बॉक्स या टैंक और दूसरा स्टीम बॉक्स। तो हमारे प्रोडक्ट के कैन को पहले पार्शियली डिप करेंगे, क्योंकि उसकी सीमिंग अभी मतलब अच्छे से सील नहीं किया गया, अभी उसे पार्शियल सीम करा गया है। अपने कैन को एक हॉट वाटर बॉक्स में डालेंगे और नीचे से हम उसे हीट करेंगे, और टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और हम 6 to 10 मिनट तक उसको हीट करेंगे। फिर रेडिएशन यानी एयर के थ्रू वो हीट का ट्रांसफ़र होगा, कंडक्शन मेटल में होगा, और फिर वो लिक्विड में जाके फिर से हमारे फिर कैन को हीट करेगा। उसका कोल्ड पॉइंट होता है एकदम बीच का पॉइंट, जो सबसे लास्ट में गर्म होता है। उसका टेम्परेचर हमारे सेंसर में 79 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। अब हमने एक्स्ट्रा एयर निकाल दी, अब हम उसको सील करेंगे। सीलिंग टेम्परेचर होता है 74 डिग्री सेल्सियस, और यही वाला टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा एयर जो है वो कूलर एंटर ना हो पाए और एक्स्ट्रा जो हॉट एयर है वो एस्केप हो जाए। फिर कैन फूड्स की प्रोसेसिंग होती है, उनको और हीट किया जाता है, फ्रूट्स में 100 डिग्री सेल्सियस तक और वेजिटेबल्स में 116 डिग्री सेल्सियस से 121 तक। फिर हमारे कैन्स की कूलिंग की जाती है बाय डिपिंग, स्प्रेइंग और एक्सपोजिंग टू एयर। कूलिंग टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस, और ये कूलिंग का मेथड कूलिंग की जाती है ताकि हम स्टैक बर्निंग से प्रिवेंट कर सकें। फिर हमारे कैन्स को स्टोर किया जाता है वुडन बॉक्सेस में या फिर कार्डबोर्ड कार्टन्स में। उनको एक कोल्ड और ड्राई प्लेस पे रखा जाता है लेबलिंग के बाद।